हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट IQ में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपीएससी का मॉडल पेपर जो है दृष्टि IAS के फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है। ये 4 नंबर का टेस्ट सीरीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इकोनॉमी का पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। कुरिल द्वीप समूह प्रशांत महासागर और किसके बीच स्थित है? जापान सागर, पीला सागर, ओखोत्स्क सागर, पूर्वी चीन सागर। तो ये आपका ओखोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच कौन स्थित है? तो कुरिल द्वीप समूह स्थित है। ये रसिया के पास, जापान के पास आपका स्थिति इसकी मिलेगी। एक बार आप लोकेशन देख लीजिएगा। उच्चतम निर्धारित कीमत के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा है। यह केवल गेहूं, चावल और चीनी जैसी खाद्य वस्तुओं पर ही लगाया जाता है। इसका निर्धारण बाजार द्वारा निर्धारित कीमत से कम किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। यह केवल गेहूं, चावल, चीनी पर ही नहीं, ये मिट्टी के तेल पर भी लगाया जाता है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राकृतिक कृषि के संबंध में हम विचार करते हैं। प्राकृतिक कृषि रसायन मुक्त एवं पारंपरिक कृषि पद्धति है। प्राकृतिक कृषि को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन सही हैं कि प्राकृतिक कृषि जो होती है आपकी रसायन मुक्त होती है। ये जैविक खाद्यों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे गोबर और भी चीज़ें होती हैं। तो इन सब का प्रयोग आपके प्राकृतिक कृषि में किया जाता है। प्रशांत महासागर के सोलोमन द्वीप समूह के निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करना है। चोइसुल, ग्वाडल कैनाल, सांता इसाबेल और मकीरा। उपयुक्त द्वीप समूहों की अवस्थिति का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर है आपका सी। सबसे पहले आपका चोइसुल आएगा, उसके बाद आएगा सांता इसाबेल आएगा, और फिर आएगा ग्वाडल कैनाल, लास्ट में आएगा आपका मकीरा। सोलोमन द्वीप जो है आपका दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीप समूह है, जिसमें चट्टानी द्वीपों और कुछ छोटे प्रवाल की दोहरी श्रृंखला भी है। यह द्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, फिलीपींस और चीन के आसपास आपका ये दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लोकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट में क्यों रहा है, क्योंकि इसने चाइना के साथ अभी कुछ समझौते किए हैं, इसलिए ये चर्चे में रहा है। निम्नलिखित में से कौन फर्म के पूर्ति वक्र का निर्धारक नहीं है? प्रौद्योगिकी प्रगति, इकाई कर, आगत करे, ब्रांड वैल्यू। तो इसका आंसर है आपका डी। ब्रांड वैल्यू जो है इसका निर्धारक नहीं है वक्र का। बाकी सभी जो है पूर्ति वक्र का निर्धारक है। प्रौद्योगिकी प्रगति, इकाई कर, आगत कीमतें, ये सभी आपकी फर्म के पूर्ति वक्र का निर्धारण करते हैं। आगे देखते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के संबंध में विचार करना है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जबरन कृषि सामूहिकरण और ग्रामीण औद्योगिकरण पर आधारित एक पंचवर्षीय योजना थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का लक्ष्य साम्यवादी आर्थिक विचारधाराओं का उपयोग करके देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना। उपयुक्त में से सही आंसर देखना है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। जिसे जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड जबरन कृषि सामूहिकरण और ग्रामीण औद्योगिकरण पर आधारित एक पंचवर्षीय योजना है, जिसे कब शुरू किया गया था? तो 1958 में शुरू किया गया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया गया था ये। इसका लक्ष्य क्या है? तो साम्यवादी आर्थिक विचारधाराओं का उपयोग करके देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना इसमें शामिल है। स्वनिधि के बारे में देखते हैं। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि का फुल फॉर्म है। एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी योजनाओं में से एक है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है केवल एक सही नहीं है, दूसरा आपका सही है। स्वनिधि से समृद्धि के बारे में देखते हैं। इसे जो है आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा 14 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में शुरू किया गया था। 126 शहरों के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम जो है रेहड़ी पट्टी वालों को
उनके समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी काला सागर में गिरती है? एब्रो, डॉन, नीपर, रोन, डेन्यूब, निस्टर। तो इसका आंसर है डी। 3, 4, 5, 6 ये सभी आपका कहाँ गिरती हैं? तो काला सागर में गिरती हैं। डॉन नदी, डेन्यूब नदी और नीपर, निस्टर ये सभी कहाँ गिरती हैं? तो काला सागर में गिरती हैं। और एब्रो और रोन नदी जो है आपकी, एब्रो और रोन नदी कहाँ गिरती हैं? ये भूमध्य सागर में गिरती हैं, भूमध्य सागर में गिरती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 9 के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? किसी विशेष वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, वस्तु की कीमत पर प्रतिबंध होता है, कोई अन्य वस्तु किसी विशेष वस्तु के विकल्प के रूप में नहीं होती है, कोई अन्य फर्म एक निश्चित समय के लिए बाजार में प्रवेश नहीं करती है। तो इसका आंसर है आपका बी। बी जो है आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। एकाधिकार बाजार संरचना में आवश्यक क्या क्या है वो देखते हैं। तो एक विशेष वस्तु का एकल उत्पाद हो, उस वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु ना हो, यह स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध की आवश्यकता होती है ताकि किसी अन्य फर्म को बाजार में प्रवेश करने तथा वस्तु का विक्रय करने से रोका जा सके। तो ये सभी इसकी बाजार का एक अधिकार विशेषता है। ग्लोबल वार्मिंग में कौन से कारक योगदान दे रहे हैं? तो इसको देखते हैं। पशुपालन में वृद्धि, फ्लोरिनेटेड गैसें, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, 3 तो आपका सही है, चौथा आपका जो है सही नहीं है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया डी। आगे देखते हैं। मैनुअल स्कैवेजिंग के संबंध में कथनों पर विचार करना है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध, उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत भारत में मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंध लगा। अत्याचार निवारण अधिनियम मैला ढोने वालों को निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो है सही है कि मैनुअल स्कैवेजिंग के में क्या होगा कि हाथ से जो लोग मैला ढोने को सूखे शौचालयों और सेप्टिक टैंक से मानव मल को हटाने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। मलचा महल निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक। मलचा महल तुगलक काल में 14वीं शताब्दी का स्मारक है। यह विरासत मूल रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दिल्ली अर्थ स्टेशन के पास चाणक्यपुरी क्षेत्र में स्थित है। 1325 ईस्वी में तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। एकाधिकार फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत के लिए संतुलन की शर्त तब होती है जब सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर हो, कुल संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर हो, सीमांत संप्राप्ति कुल लागत के बराबर हो, कुल संप्राप्ति कुल लागत के बराबर हो। तो इसका आंसर है आपका ए। औसत लागत तथा सीमांत लागत वक्र को मांग वक्र तथा सीमांत संप्राप्ति वक्र के साथ दर्शाया गया है, जिसमें ये होता है कि आपका निर्गत का यह संतुलन स्तर उस बिंदु को संगत होता है जहां सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर होती है। इस समानता को एकाधिकार फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत के लिए संतुलन की शर्त मानते हैं। ओजोन क्षरण के संदर्भ में हमें देखना है। ओजोन क्षरण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों के उच्च स्तर के कारण होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यौगिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनाया गया था। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है
ओजोन क्षरण संताप मंडल में ओजोन की मात्रा में होने वाले कमी को दर्शाता है। ओजोन क्षरण की समस्या संताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों के उच्च स्तर के कारण होती है। आगे देखते हैं। मौद्रिक नीति के संबंध में देखना है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस मौद्रिक नीति को लागू करने के उपकरणों में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति वर्ष मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो इसका आंसर है बी। 1 और 2 तो आपका सही है, लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है, मतलब आरबीआई द्वारा यह निर्धारित की जाती है। इसमें मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर का प्रबंधन शामिल होता है। तो देखते हैं आपका तीसरा क्यों नहीं सही है। क्योंकि प्रत्येक 6 महीने में एक बार, प्रत्येक 6 महीने में, प्रतिवर्ष नहीं, 6 महीने में एक बार जो है भारतीय रिजर्व बैंक आपका मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो ये एक वर्ष पे नहीं, 6 महीने में एक बार जरूर आपकी मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। यह भोपाल के महाराजा से छात्रवृत्ति प्राप्त कर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने गए। इन्होंने ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद से लड़ने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया और वर्ष 1937 का चुनाव लड़ा। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर है आपका बी। बी आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही है। 14 अप्रैल 1891 में भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म जो है एमपी के इंदौर के पास महू जिले में हुआ था। 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए बड़ौदा के महाराजा, कहाँ के महाराजा? तो भोपाल के नहीं, ये बड़ौदा के महाराजा थे। बड़ौदा के महाराजा से छात्रवृत्ति लेकर न्यूयॉर्क गए थे। तो कोलंबिया नहीं गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, न्यूयॉर्क। ठीक, तो इस तरह से भी आपका गलत था, बाकी सभी सही थे। निम्न विशेषताओं में से कौन अल्पाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? इनमें एक से अधिक विक्रेता होते हैं, लेकिन कुछ से कम होते हैं। इनमें 2 फर्मों द्वारा बेचा गया उत्पाद सजातीय होता है। इनमें से किसी अन्य फर्म द्वारा उत्पादित उत्पाद का कोई विकल्प नहीं होता है। इसमें जो है खरीदार वस्तु की कीमत तय करते। तो इसका आंसर है आपका डी। डी आपका ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही है। इस बाजार संरचना के विश्लेषण में हम मान लेते हैं कि दोनों फर्मों द्वारा बेचे गए उत्पाद सजाती हैं और किसी दूसरे फर्म द्वारा उस उत्पाद के स्थानापन्न उत्पाद का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। अपिक्को आंदोलन के बारे में देखते हैं। अपिक्को आंदोलन भारत के दक्षिण पश्चिम राज्य कर्नाटक में शुरू हुआ। अपिक्को आंदोलन की शुरुआत पूर्वी घाट के उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए हुई थी। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है आपका। सितंबर 1983 कब? 1983 में जो है सलकानी के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के कला से जंगल में पेड़ों को गले लगाया, जिसे कहते हैं कन्नड़ में गले लगाने के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो अपिक्को कहते हैं। अपिक्को आंदोलन दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक में शुरू हुआ था। अपिक्को आंदोलन को पश्चिमी घाट के शेष उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। तो आपका पूर्वी घाट नहीं है, दक्षिण मतलब कौन सा है? तो पश्चिमी घाट को बचाने के लिए किया गया था। पाम ऑयल के संदर्भ में देखना है। भारत पाम ऑयल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तेलंगाना भारत में पाम ऑयल प्रमुख उत्पादक राज्य है। इंडोनेशिया, मलेशिया की वैश्विक पाम ऑयल उत्पादन में हिस्सेदारी लगभग 90% है। तो इसका आंसर है सी। 1 और 3 तो आपका सही है, लेकिन दूसरा आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे तेलंगाना नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश जो है 20 लाख टन के उत्पादन क्षमता के साथ जो है आपका भारत में प्रमुख पाम तेल उत्पादक राज्य है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। आंध्र प्रदेश में पाम ऑयल होता है 20% के, मतलब 20 लाख टन की
क्षमता है वहाँ पे उत्पादित करने की। बांध और नदी देखते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पे है? तो हम देखेंगे एक मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी पर है, इसलिए पहला नहीं सुमेलित है। मुल्ला पेरियार बांध जो है आपका पेरियार नदी पे है। मणिमुथार बांध आपका थमीराबरानी नदी पर स्थित है, जबकि पराम्बीकुलम बांध आपका पराम्बीकुलम नदी पर ही स्थित है। तो इस तरह से आपका केवल 2 सही सुमेलित हैं, सेकेंड और थर्ड। तो इस तरह केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। पूंजीवादी देश उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किए जाते हैं। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी होते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि एक पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा ही किए जाते हैं। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी जुड़े होते हैं एक फर्म के साथ। वाणिज्यिक ऊर्जा को पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। भारत में गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। देखते हैं यहाँ पे गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों में जलाऊ लकड़ियाँ जैसे जलाऊ लकड़ी, मवेशियों के गोबर और कृषि अपशिष्ट जैसे ईंधन शामिल होते हैं, जिन्हें हम पारंपरिक रूप से इकट्ठा करते हैं। इन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा ऊर्जा के वे स्रोत जो बाजार में एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, न कि पारंपरिक कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन दोनों ही सही नहीं है। हाल ही में समाचारों में रहा सरकारी आदेश 111 के संबंध में देखते हैं। इसे आंध्र प्रदेश की कोवाली झील में विकास या निर्माण पर रोक लगाने के लिए जारी किया गया था। इस सरकारी आदेश ने केवल आवासीय कॉलोनियों की स्थापना को प्रतिबंधित किया है। तो इसका आंसर है डी। न तो एक सही है और न ही 2 सही है। तो ये फर्स्ट क्यों गलत है, इसके बारे में देखते हैं कि 8 मार्च 1996 को उस टाइम का आंध्र प्रदेश, जब तेलंगाना उसी में था, उस टाइम जो है सरकार ने उस्मान सागर और हिमायत सागर झीलों के जल ग्रहण क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में विकास या निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए सरकारी आदेश 111 जारी किया था। और इसमें जो है सेकंड आपका क्यों गलत है, क्योंकि ये केवल आवासीय कॉलोनी नहीं है। इसके तहत जो है आपका होटल, उद्योग कुछ भी जो स्थापित किए जाएंगे उसमें प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। तो इसके आवासीय कॉलोनी के साथ आप होटल ले लीजिए, उद्योग ले लीजिए। तो इस तरह से ये केवल आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सागर नीतल प्रसरण समुद्र स्तर पर और कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। पिछले कुछ वर्षों में सागर नीतल प्रसरण की दर में वृद्धि हुई है। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसके आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपके हैरी हेस ने दिया था। इसके बारे में हम देखते हैं कि पिछले 19 मिलियन वर्षों के आंकड़ों का परीक्षण करने वाले एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक सागर नीतल प्रसरण की दर वैश्विक स्तर पर लगभग 35% की गति जो है धीमी हुई है, 35% तक धीमी हुई है। इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये इसकी जो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत है इसमें जो है वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है 35% की। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कथनों पर विचार करना है। व्यय विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए प्रणाली है। आय विधि कारक आय के आधार पर राष्ट्रीय आय गणना करती है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन सही हैं कि व्यय विधि जो होती है जीडीपी या सकल घरेलू की गणना के लिए ऐसी प्रणाली है जिसमें खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात को जोड़ा जाता है। व्यय विधि क्या है? व्यय विधि में सकल घरेलू उत्पाद के आकलन के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला दृष्टिकोण है। आय विधि हम देखते हैं तो आय विधि जो है कारक आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करती है। इस तरह से दोनों ऑप्शन आपके सही हैं।
प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो प्राथमिक गतिविधि में जो लोग शामिल है उसे क्या रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बीमा और बैंकिंग क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं कि अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र में जो लगे होते हैं लोग, उन जो है वो क्या करते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिसमें कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी ये सब होता है। द्वितीय क्षेत्र जो होता है आपके औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित होता है, और तृतीय क्षेत्र आपका बैंकिंग, सेवा, बीमा इनसे संबंधित होता है आपका तृतीय क्षेत्र। इसलिए तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संदर्भ में देखते हैं। आर्टिकल 57 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट में नहीं की जाती है। तो इसका आंसर है आपका भी। केवल दूसरा सही है लेकिन पहला नहीं सही है, क्योंकि आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है। आर्टिकल 54 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा डाले गए वोट होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहला सही नहीं है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके आंसर है बी। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया है, जिसमें 6 मानदंड लेता है आपका नीति आयोग। इसके आधार पर ये सूचकांक जारी की जाती है। आगे देखते हैं। सकल मूल्य वर्धित GVA के संदर्भ में विचार करना है। सकल मूल्य वर्धित को आगत मूल्य और मध्यवर्ती खपत के मूल्य के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के लिए एक मौद्रिक मूल्य प्रदान करता है। तो इसके आंसर है आपका बी। केवल दूसरा सही है, पहला नहीं सही है, क्योंकि GVA देश के निर्गत एवं मध्यवर्ती, ये आगत है, यहाँ पे होना चाहिए निर्गत। GVA जो है आपका निर्गत और मध्यवर्ती मूल्य के खपत के बीच अंतर होता है, तो ये आपका GVA कहलाता है। तो इस तरह से आपका पहला सही नहीं है। ऊर्ध्वाधर कृषि की बागवानी विधियों के संदर्भ में विचार करना है। हाइड्रोपोनिक्स पोषक तत्वों से भरपूर घोल में पौधों को उगाने की एक विधि है। एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार है जहां पौधों के बढ़ने का माध्यम और बहते पानी दोनों अनुपस्थित होते हैं। एक्वापोनिक्स पौधे और बैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका 1 और 2 सही है कि ऊर्ध्वाधर कृषि जो है आपका 1915 में गिलबर्ट एलिस बेली ने ऊर्ध्वाधर कृषि शब्द को गढ़ा था। इसमें जो है मृदा रहित खेती की जाती है। नियंत्रित वातावरण में खड़ी ऊर्ध्वाधर परतों में फसल उगाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो है जल आधारित पोषक तत्वों के घोल में पौधों को उगाने की एक विधि है। हाइड्रोपोनिक्स ये होता है आपका। और एरोपोनिक्स क्या होता है, तो इसमें एक्वापोनिक्स के बारे में हम देखते हैं। एरोपोनिक्स तो आपका सही है। एक्वापोनिक्स में पौधों और मछलियों के बीच एक सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो किसके बीच पाया जाता है, पौधों और मछलियों के बीच। तो पौधा तो सही है आपका, यहाँ पे होना चाहिए मछली, न कि बैक्टीरिया। तो एक्वापोनिक्स पौधों और मछलियों के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। अगला देखते हैं। भूवैज्ञानिक विरासत स्थल और राज्य देखते हैं। तो इसमें है आपका एपार्चियन अनकंफर्मेटी, तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और वर्कला चट्टान खंड आपका केरल से संबंधित है। वेडेल्ड टफ आपका राजस्थान से। नेशनल फॉसिल वुड पार्क आपका तमिलनाडु से संबंधित है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चारों ही जो है आपके सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी
योजना के संबंध में देखना है। तो इस योजना को भारत से मौजूदा सेवा निर्यात योजना को बदलने के लिए बनाया गया था। इस योजना के तहत चमड़ा और समुद्री क्षेत्र भी शामिल है। कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ए। एक आपका सही नहीं है, क्योंकि निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी जो है आपका भारत के वाणिज्य मंत्रालय की एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन नीति है, जिसमें घरेलू निर्यात को बढ़ावा देने और भारत से निर्यात प्रोत्साहित योजना मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट योजना को बदलने के लिए परिवर्तित उद्देश्य है इसका। अगला देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वास्तविक जीडीपी एक मुद्रास्फीति समायोजित उपाय है जो किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की संख्या को दर्शाता है। नाम मात्र जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसकी गणना में मौजूद कीमतें शामिल है। एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का पर्यावरण अर्थशास्त्र में प्रमुखता से उत्पादन उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2 तीनों ही आपके सही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। यह एक मुद्रास्फीति समायोजित उपाय है जो किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की संख्या को दर्शाता है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के संबंध में देखते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अनुसार वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दुनिया भर में वैश्विक पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को 2030 के भीतर चौगुना होना चाहिए। भारतवर्ष में 2021 में 1.4 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा स्थापित करके 1.1 गीगावाट की स्थापना के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसका आंसर है बी। 2 और 3 तो आपका सही है, पहला आपका सही नहीं है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यह अक्षय ऊर्जा एजेंसी नहीं है। कौन है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जो है आपका काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। बाकी आपके दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दुनिया भर में हर वर्ष पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस दशक के भीतर 2021 में स्थापित 94 गीगावाट से चौगुना होना चाहिए। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के संदर्भ में विचार करना है। देखते हैं इसमें। इसे जो है 1990 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना पुराने पूंजीगत सामान के आयात पर रोक लगाती है। सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर है ए। केवल एक आपका सही है कि निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना जो है आपकी, इस योजना को 1990 के दशक में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और इस योजना में निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के तहत बिना किसी समय सीमा प्रतिबंध के पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का भी आयात किया जाएगा। इसमें जो है पुराने पूंजीगत वस्तुओं का आयात पर रोक है, तो रोक नहीं है, उसको भी इसमें आयात किया जाएगा। कीमत स्वीकारक वाली फर्म के लिए देखते हैं इसमें क्या है। तो कीमत स्वीकारक फर्म, इसका आंसर है आपका ए। सीमांत संप्रांति बाजार मूल्य के बराबर होती है। तो बाजार मूल्य वह कीमत है जिस पर सभी फर्मों द्वारा बाजार में कोई वस्तु बेची जाती है। एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए औसत संप्रांति बाजार कीमत मूल्य के बराबर होती है। निम्नलिखित समस्याओं में से किसका समाधान बायोगैस ऊर्जा का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है? एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे को महासागरों में फेंकने से होने वाली समुद्री जानवरों की मौत, लैंडफिल से जहरीले पदार्थों के निक्षालन के कारण भूजल का दूषित होना, धूम्रपान के कारण महिलाओं को होने वाले रोग, जीवाश्म ईंधन और बायोगैस के जलने से होने वाला आंतरिक वायु प्रदूषण। तो इसका आंसर है ए। तो बायोगैस जो है आपका स्वच्छ ऊर्जा है जो अवायवीय अवस्था में
सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया का कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि चूंकि बायोगैस केवल बायोमास से उत्पन्न होती है, इसलिए समुद्र में फेंके जाने वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का अपघटन मिथोजेंस द्वारा नहीं किया जा सकता है। भुगतान संतुलन बीओपी के विधि के तहत एक विशिष्ट अवधि में देशों द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन देन का विवरण रखा जाता है। पूंजी खाता के तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी हस्तांतरण को शामिल किया जाता है। तो इसके आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि भुगतान संतुलन का आशय एक विशिष्ट अवधि में किसी देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन देन का विवरण होता है। पूंजी खाता के तहत जो है सभी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी हस्तांतरण दर्ज किए जाते हैं। फिनक्ल्यूवेशन की शुरुआत देखते हैं। तो फिनक्ल्यूवेशन क्या है ये आपका, इसका आंसर है आपका डी। फिनक्ल्यूवेशन की शुरुआत किसके द्वारा हुई है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। फिनक्ल्यूवेशन क्या है, तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए फिनटेक स्टार्टअप्स के सहयोग से अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के लिए फिनक्ल्यूवेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। मगर क्रोकोडाइल के संदर्भ में देखना है, तो मगर क्रोकोडाइल अपनी लंबी थूथन के कारण घड़ियाल से अलग होते हैं। मगर बिना भोजन के 3 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें बार बार शिकार करना पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मगर इतने प्रचुर मात्रा में है कि यह भारत के हर राज्य में मिलते हैं। मगरों को जीवित रहने के लिए कम से कम 3 फीट गहरे जल की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है ए। मगर क्रोकोडाइल अपनी लंबी थूथन के कारण घड़ियाल से अलग होते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली कहाँ से प्रेरित है, तो इसको हम देखते हैं कहाँ से प्रेरित है। ये सोवियत संघ से प्रेरित है। यह योजना बताती है कि भारत ने जो है पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली थी, जो राष्ट्रीय नियोजन अग्रणी था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जाता है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विदेशी मुद्रा बाजार के संदर्भ में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेतक है। घटती वास्तविक प्रभावी विनिमय दर इंगित करती है कि एक देश अपने प्रतिस्पर्धात्मक को खो दे रहा है। तो इसका आंसर है केवल 1 और 2 सही है आपका। तीसरा आपका सही नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं कि आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में घटती वास्तविक प्रभावी विनिमय दर का बढ़ना होता है, न कि कम करना होता है। तो इसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होता है, कम नहीं होता है इसमें प्रतिस्पर्धा। तो इसमें जो है आपका 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा इसलिए नहीं सही है क्योंकि घटती वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रीढ़ का बढ़ना यह दर्शाता है कि देश की प्रतिस्पर्धा में कमी आ रही है। तो देश की अगर रीढ़ बढ़ रही है तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि देश की प्रतिस्पर्धा जो है वो कम हो रही है। बस यही इसका था। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में ब्लू ब्लॉब का शब्द उल्लेखित है, तो देखते हैं। इसके आंसर है सी। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित कोल्ड पैच के संदर्भ में ब्लू ब्लॉब शब्द का आया है। आगे देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा की चर्चा सबसे पहले किसके द्वारा की गई है, तो गरीबी रेखा की अवधारणा की चर्चा जो है आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। स्वतंत्रता पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। जो लोग हमेशा और आमतौर पर गरीब होते हैं उन्हें निरंतर निर्धन वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। चिरकालिक निर्धन ऐसे लोग होते हैं जो निर्धनता और गैर निर्धनता की श्रेणी के बीच आते जाते हैं। जो लोग अमीर होते हैं लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य के कारण गरीब हो जाते हैं उन्हें अल्पकालिक निर्धन रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर है सी। केवल तीसरा आपका सही है, पहला और दूसरा सही नहीं है। वे लोग जो हमेशा गरीब होते हैं, जो आमतौर पर गरीब होते हैं, वो किसकी श्रेणी में आते हैं, तो वो गरीबों के रूप में एक साथ में रखे जाते हैं। वो पुराने गरीबों के साथ ही रखे जाते हैं।
एक अन्य समूह जो नियमित रूप से गरीबी से बाहर आते जाते रहते हैं, वो होते हैं छोटे किसान और मौसमी श्रमिक। कभी कभी गरीब जो ज़्यादातर समय अमीर होते हैं, उन्हें कभी कभी दुर्भाग्य का एक पैच मिल जाता है जो उन्हें गरीबी की ओर धकेल देता है। उन्हें अल्पकालिक निर्धन कहा जाता है। नाइट्रोजन के संदर्भ में देखना है तो नाइट्रोजन के बिना पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और इनके बिना इनके फूल और फल अल्प विकसित रहने के साथ कम पौष्टिक हो जाते हैं। उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के संपर्क में आने पर पौधों में नाइट्रोजन की मांग घट जाती है। लेंटिक इकोसिस्टम में नाइट्रोजन अत्यधिक संचय यूट्रिफिकेशन का कारण बनता है। तो इसका आंसर है सी। 1 और 3 तो आपका सही है, लेकिन दूसरा आपका सही नहीं है, क्योंकि उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के संपर्क में आने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ मांग घटती नहीं, यहाँ तेजी से बढ़ जाती है। इस प्रकार पौधों में जो है नाइट्रोजन की मांग बढ़ जाती है। घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप समय के साथ उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। देश के व्यापार घाटे को कम करने के लिए घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन एक अच्छा उपाय है। तो इसके आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। गरीबी मापने के लिए सेन सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह है आपका अमर्त्य सेन द्वारा जो है सेन सूचकांक विकसित किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने गरीबी को मापने के लिए एक सूचकांक विकसित किया था, जिसे सेन नाम दिया गया है। तटीय कटाव के संदर्भ में जिन तटों का क्षरण हो जाता है, कुछ समय बाद उनका पुनरुद्धार हो सकता है। बांधों के निर्माण से तटीय क्षरण तेजी से होता है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में विचार करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के लिए द्वितीय क्षेत्र में रोजगार पैदा करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो इसका आंसर है भी। दूसरा तो सही है, लेकिन पहला नहीं सही है, क्योंकि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। इस तरह से पहला सही नहीं है। मुद्रा बोर्ड प्रणाली के तहत स्थानीय मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर को कानून द्वारा तय नहीं किया जाता है। स्मिथसोनियन समझौते को स्वर्ण मानक के अंत के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसे 1930 के दशक में लागू किया गया था। तो इसके आंसर है आपका ए। केवल एक सही नहीं है, दूसरा सही है। इसके तहत स्थानीय मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच कानून द्वारा विनिमय दर को तय किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई द्वारा किए गए खुले बाजार के परिचालन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो देखते हैं कौन सा है। तो इसके आंसर है आपका ए। बाजार में तरलता का समायोजन जो है, जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में अतिरिक्त तरलता है, तो आरबीआई प्रतिभूतियों की बिक्री का सहारा लेता है, जिससे तरलता में कमी आती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसको हम देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो ए है आंसर। रोजगार सृजित करने वाले किसी भी प्रकार के उद्यम को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो रोजगार सृजन और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार कम आय वाले परिवारों को रोजगार पैदा करने वाले किसी भी प्रकार के उद्यम को स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं। राजस्व प्राप्तियों से सरकार पर कोई दायित्व आरोपित नहीं होता है। पूंजी प्राप्तियों में पुनरावृत्ति की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर है केवल एक सही है, दूसरा नहीं सही है। तो इसमें यह है कि पूंजी प्राप्ति में जो है आपका गैर पुनरावृत्ति की प्रकृति होती है, तो इसमें पुनरावृत्ति की प्रकृति नहीं होती है। जैविक कृषि के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो फसल चक्रण, अंतर फसल, सहजीवी संबंध, कवर फसलें, जैविक उर्वरक और न्यूनतम जुताई जैसी मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं जैविक कृषि के लिए केंद्र बिंदु है।
जैविक खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण या हैंडलिंग के किसी भी चरण के दौरान जैविक प्रणालियों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के उपयोग की अनुमति नहीं है। कोडेक्स एलिमेंटियरियस कमीशन जैविक रूप से उत्पादित भोजन के लिए मानक निर्धारित करने वाला एक अंतर सरकारी निकाय है। ऑर्गेनिक लेबल किसी उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में उसका जैविक होना सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर है आपका डी आपका सही नहीं है। बाकी तीनों ही कथन आपके जैविक कृषि के लिए संबंधित है। जैविक कृषि एक समग्र उत्पादन प्रणाली है, प्रबंधन प्रणाली, जो जैविक विविधता, जैविक चक्र और मिट्टी की जैविक गतिविधि सहित कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर है 56। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य केवल स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। यह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रतिबंधित है। तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा सही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के संबंध में इसका उद्देश्य क्या है? तो यह शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है। स्वरोजगार और श्रम रोजगार दोनों। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रा के क्या कार्य हैं? तो देखते हैं। यह मूल्य के माप के रूप में कार्य करती है। जब भविष्य के भुगतानों के सापेक्ष वर्तमान वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है तो इसे क्रेडिट लेन देन की सुविधा प्राप्त होती है। यह उपभोक्ताओं की संतुष्टि को अधिकतम करने में सहायक है। यह उन लोगों के बीच राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण में सहायक है जिन्होंने इसके उत्पादन में योगदान दिया है। तो इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 चारों ही आपका सही है। ऑयल बॉन्ड्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यह सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों को नकद के बदले जारी किया गया एक वचन पत्र है। यह बॉन्ड वैधानिक तरलता अनुपात प्रतिभूतियों के रूप में अर्हता प्राप्त है जो इन्हें अन्य सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में अधिक तरल बनाते हैं। ऑयल बॉन्ड जारी करने के पीछे सरकार का उद्देश्य विक्रेता की लाभप्रदता को नुकसान पहुंचाए बिना, खुद बड़ा बजट घाटा किए बिना उपभोक्ताओं की रक्षा करना और सब्सिडी देना। ऑयल बॉन्ड किसी देश के लिए राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है सही नहीं है। बाकी सभी आपका सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संदर्भ में देखते हैं। तो वित्तीय सहायता प्रदान करने की निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? तो इसका हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास है। स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां, किसके पास यह शक्ति है? तो इसका आंसर है बी, स्वयं सहायता समूह के पास जो है वित्तीय सहायता निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपका स्वयं सहायता समूह के पास है। पूर्व में स्वरोजगार कार्यक्रमों के तहत परिवारों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती थी। पूंजीगत सामान आमतौर पर गैर टिकाऊ सामान होते हैं जिनका एक से अधिक बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। उपभोक्ता वस्तुओं को कभी कभी अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा ही सही है। पूंजीगत वस्तुएं जो हैं यह आमतौर पर टिकाऊ वस्तुएं हैं जिनका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। उपभोक्ता वस्तु उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु होती है और इसे बाद में किसी अन्य उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं को कभी कभी अंतिम वस्तु कहा जाता है। कौन सा संस्थान विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है आपका सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहते हैं। ये जो है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है और ये 2 वर्ष में 2 बार यह रिपोर्ट जारी करता है। किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी, खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार लाना है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो इसका आंसर है सी, 1, 2, 3 का उद्देश्य गरीबों के भोजन और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से 3 कार्यक्रम आपके शुरू किए गए हैं, जिसमें है सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
एकीकृत बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना जिसे हम मिड डे मील भी कहते हैं मध्याह्न को, वैधानिक तरलता अनुपात SLR जमा का प्रतिशत है जिसे बैंकों को अपनी तिजोरी में तरल संपत्ति के रूप में रखना होता है। बैंक कारपोरेट या व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को नगद आरक्षित अनुपात से ARR का पैसा उधार नहीं दे सकते हैं। इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं कि SLR जमा का प्रतिशत है जिसे बैंकों को अपनी तिजोरी में तरल संपत्ति के रूप में रखना होता है। किसान उत्पादक संगठन के बारे में देखते हैं। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ को किसान उत्पादक संगठनों के गठन में ग्राम पंचायतों का समर्थन करने के लिए अनिवार्य किया गया था। किसान उत्पादक संगठन अपने कृषि उत्पादों को ई-नाम जैसे ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच सकता है। तो इसका आंसर है आपका 2, केवल दूसरा सही है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों के गठन में राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए लघु किसानों के कृषि व्यवसाय संघ को अनिवार्य किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? बुजुर्ग, निराश्रित महिलाएं, विधवा, ट्रांसजेंडर। तो इसका आंसर है डी, ट्रांसजेंडर जो है आपका इस कार्यक्रम के तहत नहीं आता है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बाकी सभी आते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के बारे में देखते हैं। सिटी बैंक एक विदेशी वाणिज्यिक बैंक है जो RBI अधिनियम 1934 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत सूक्ष्म उद्योगों को समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 7.5% प्रदान करना अनिवार्य है। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1982 में वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन सही है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए नाबार्ड ही जो है पैसे देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निगम कर कंपनी की शुद्ध आय पर आरोपित किया जाने वाला कर है। व्यक्तिगत आय करदाताओं के लिए केंद्र द्वारा रियायती कर दर व्यवस्था शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं कि निगम कर जो है आपका कंपनी की शुद्ध आय पर लगाया जाने वाला कर है, जबकि रियायती कर आपका क्या है? तो ये आपका यह जो है व्यक्तिगत आय करदाताओं के लिए प्रभावी वर्ष के लिए समान रियायती दर व्यवस्था की पेशकश की गई थी। खुले बाजार की क्रियाओं का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना। स्टरलाइजेशन एक मौद्रिक क्रिया है जिसका उपयोग निजी क्षेत्र के बैंक करते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन सही है कि खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना। स्टरलाइजेशन जो है आपका ये एक मौद्रिक कार्यवाही है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में हिस्सा लेते हैं? तो समृद्धि, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, समानता। तो इसका आंसर है डी, चारों ही जो है आपके पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल है। टीकाकरण एक प्रकार की उपचारात्मक औषधि है। रोग की शुरुआत में चिकित्सा हस्तक्षेप निवारक दवा का एक रूप है। स्वस्थ जीवन पद्धतियों को बढ़ावा देना सामाजिक चिकित्सा का एक रूप है। तो इसका आंसर है बी, केवल आपका तीसरा सही है। टीकाकरण एक प्रकार की निवारक दवा है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति को रोग की शुरुआत से पहले ही सुरक्षा प्रदान की जाती है। उपचारात्मक चिकित्सा एक प्रकार की चिकित्सा है जिसमें बीमारी के दौरान चिकित्सा हस्तक्षेप व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट सेकंड सही नहीं था। एक केंद्रीकृत योजना
अर्थव्यवस्था में प्रमुख आर्थिक निर्णय सरकार जैसे केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लिए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्थाओं को एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है, सेकंड आपका सही नहीं है। देखते हैं क्यों नहीं सही, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्थाएं एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोहरी फसल हरित क्रांति की प्राथमिक विशेषता थी। तो इसका आंसर है डी। कौन सा सही नहीं है? एक और दो दोनों ही आपके कथन सही हैं कि हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी। 1970 में जो है नॉर्मन बोरलॉग को गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मानव पूंजी को बढ़ाने का साधन नहीं है। कौन सा है जो मानव पूंजी को बढ़ाने का साधन नहीं? सामाजिक, चिकित्सा, शिक्षा, नौकरी का प्रशिक्षण, पेंशन। तो इसका आंसर है आपका डी। पेंशन जो है मानव पूंजी बढ़ाने का साधन नहीं है, बाकी सभी हैं। कभी कभी समाचारों में रहने वाला H3N8 वायरस निम्नलिखित में से किस रोग के लिए दी जाती है? तो इसका आंसर है आपका बी। बर्ड फ्लू के लिए प्रयोग की जाती है H3N8। ग्रीन वॉयज 2050 क्या है? देखते हैं। तो इसका आंसर है बी। शिपिंग उद्योग को भविष्य में कम कार्बन उत्सर्जन की ओर बदलने का उद्देश्य से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसका क्या नाम है? ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना। किसी देश में शिक्षा की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा उपाय है? तो इसका आंसर है आपका ए, रोजगार दर। रोजगार दर देश में मौजूद मानव पूंजी की रोजगार क्षमता का एक विचार प्रस्तुत करती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के संदर्भ में देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 332 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। कैट की स्थापना लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई। अधिकरण मामले को तय करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। तो इसके आंसर है डी। केवल तीसरा ऑप्शन आपका सही है, पहला और दूसरा नहीं सही। तो पहला क्यों नहीं सही? क्योंकि आर्टिकल 323A में जो है 323A में कैट की बात की गई है संविधान में। और सेकंड क्यों नहीं सही? क्योंकि कैट की स्थापना राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इसकी स्थापना की गई थी। पूरे भारत में कैट की 19 पीठें हैं। कितनी? 19 पीठें हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना जाता है। IPR 1956 की अनुसूची बी केवल निजी क्षेत्र के लिए खुली थी। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है आपका कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है 1956 इसे जो है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आपका पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। दूसरा क्यों नहीं है? देखते हैं। 12 उद्योगों से युक्त अनुसूची बी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुली थी। तो ये केवल निजी के लिए नहीं, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए भी खुली थी। किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी पर बल दिया गया था? 5वीं, 9वीं, 7वीं, 11वीं। तो इसका आंसर है आपका बी। 7वीं योजना में, पंचवर्षीय योजना में आपका मानव पूंजी पर बल दिया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करना है। सकारात्मक अर्थशास्त्र विभिन्न आर्थिक घटनाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। आदर्शक अर्थशास्त्र मूल्य निर्णयों पर आधारित है। तो इसके आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि सकारात्मक जो अर्थशास्त्र है अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसमें आर्थिक विकास, अपेक्षाओं और संबंधित घटनाओं के विवरण, प्रमाणीकरण और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। नई आर्थिक नीति के संबंध में देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति 1991 के मुख्य केंद्र थे।
1985 तक भारत में भुगतान संतुलन की समस्या होने लगी थी। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी। ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है इसके द्वारा? तो इसका आंसर है डी, ड्यूश बैंक। ड्यूश बैंक जो कि एक जर्मन बैंक है, ने ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स पर अपनी रिपोर्ट में पहचान की है कि भारत 2020 तक विश्व के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक के रूप में उभरेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं। उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त व्यापक लाभों से है। सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त संतुष्टि है जो एक उपभोक्ता को एक अच्छी या सेवा की एक और इकाई होने से मिलती है। तो इसके आंसर है सी। दोनों ही कथन सही है कि उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त व्यापक लाभों से है। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के संदर्भ में देखते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार वित्तीय क्षेत्र सुधारों के संस्थानों में से एक है। इसका उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को नियामक से वित्तीय क्षेत्र के सूत्रधार तक बढ़ाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक सही है कि वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक बैंक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित होना है। अगला देखते हैं। इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लिवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका आंसर है आपका सी। विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। विश्व बैंक ने अपनी वर्ष 2005 की रिपोर्ट इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लिवरेज स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी में कहा कि भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। ह्रासमान सीमांत प्रतिफल इष्टतम क्षमता के बाद इनपुट बढ़ाने का एक प्रभाव है। पैमाने का प्रतिफल कुल उत्पादन में वृद्धि और इनपुट में परिणामी वृद्धि के बीच अनुपात को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर है आपका ए। केवल एक सही है कि सीमांत प्रतिफल में कमी इष्टतम क्षमता के बाद इनपुट में वृद्धि का प्रभाव है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं। वर्ष 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने के लिए विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन किया गया। व्यापार और निवेश नीति सुधार का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना था। तो इसका आंसर है कौन सा सही नहीं है? तो दोनों ही कथन आपके सही हैं कि 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। अगला देखते हैं। मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को केवल श्रम उत्पादकता बढ़ाने का साधन मानती है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। तपस मजुमदार समिति संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ए। विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। दिसंबर 2002 में भारत सरकार ने भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया था। नवरत्न कंपनियां हैं। कौन सी हैं जो नवरत्न कंपनियां हैं? तो इसका आंसर है बी 2, 3, 5। ऑयल इंडिया लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये सभी आपकी नवरत्न कंपनियां हैं। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को निश्चित विनिमय दर प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। डर्टी फ्लोट का लक्ष्य मुद्रा की अस्थिरता को कम करना और आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। राजकोषीय नीति के संदर्भ में देखते हैं। यह आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और नीतियों
के उपयोग को संदर्भित करता है। यह काफ़ी हद तक ब्रिटिश अर्थशास्त्री सर एंथनी एटकिंसन के विचारों पर आधारित है। इसके आंसर है ए, केवल एक सही है कि यह आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कर नीतियों के उपयोग को संदर्भित करता है। यह काफ़ी हद तक ब्रिटिश अर्थशास्त्री कीन्स पर जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों पर आधारित है। तो याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कजाकिस्तान में हुआ। तो इसका आंसर है डी, दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। देखते हैं क्यों नहीं सही है। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा गलत हो गया कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा नहीं सही है। दूसरा क्यों नहीं? 12वां सम्मेलन आपका कजाकिस्तान नहीं, कहाँ हुआ है? जिनेवा में हुआ है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपका 12वां सम्मेलन हुआ था। WTO में टोटल 164 सदस्य देश हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के संदर्भ में देखते हैं। तो इसे 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसने सरकार के लिए चालू खाता घाटा को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए थे। जीवी रामकृष्ण समिति का गठन अधिनियम में बदलाव का सुझाव देने हेतु किया गया था। तो इसका आंसर है आपका डी, ऑप्शन सही है। न तो एक सही है न ही दो सही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, इस अधिनियम को जो है 2003 में अधिनियमित किया गया था। राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था पहले में। और 2016 में NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे अधिनियम में बदलाव का सुझाव दिया गया था। तो इस तरह से आपका आंसर डी है। वैकल्पिक विपणन चैनल और राज्य के बारे में देखते हैं। तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 युग में आपके सुमेलित हैं। कौन कौन से देखते हैं। अपनी मंडी जो है आपकी, अपनी मंडी कहाँ है? तो पंजाब हरियाणा में है। ये पंजाब हरियाणा से संबंधित है। और हड़पसर मंडी कहाँ है? तो ये आपका पुणे में स्थित है, पुणे में। बाकी आपका रायथू बाजार का जो संबंध है ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंध है, आंध्र प्रदेश। और उझावार सैंडीज जो है आपका ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो इस तरह से आपका केवल 2 सुमेलित है। 2 में भी कौन कौन सा? पहला और चौथा। उझावर सैंडीज मंडी आपका तमिलनाडु में और अपनी मंडी आपका राजस्थान हरियाणा और पंजाब में स्थित है। इस तरह से केवल 2 युग सुमेलित हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता के बारे में देखते हैं। बाजार में क्रेता और विक्रेता होते हैं। बाजार में सभी फर्म अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करती है। बाजार में प्रत्येक खरीदार और विक्रेता कीमत स्वीकारक होते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3 सही हैं। दूसरा आपका सही नहीं कि बाजार में सभी फर्म एक निश्चित सजातीय वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अलग अलग वस्तुओं का नहीं, एक मतलब समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन का सचिवालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है देखते हैं। इसका आंसर है आपका डी, वियना में स्थित है। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के पास सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक, पर्यावरणीय और मानवीय पहलू शामिल है। तो इसका संगठन कहाँ है? ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। कौन सा कथन पूंजीगत वस्तु उद्योग शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह मशीन टूल्स का उत्पादन करने वाला एक उद्योग है। यह अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। यह मानव पूंजी के संवर्धन में शामिल एक उद्योग है। यह उपभोग के लिए अंतिम वस्तुओं का निर्माण करने वाला उद्योग है। तो इसका आंसर है आपका ए, ऑप्शन इसका सही है कि पूंजीगत वस्तु उद्योग किससे संबंधित है? तो यह मशीन टूल्स का उत्पादन करने वाला एक उद्योग है। निम्नतम निर्धारित कीमत प्राइस फ्लोरिंग के संबंध में देखते हैं। यह जो है सरकार द्वारा
किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा है। इसका निर्धारण केवल कृषि वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाता है। सामान्यतः इन वस्तुओं की कीमत बाजार निर्धारित कीमत से ऊंचे स्तर पर की जाती है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 3 आपका सही सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या है? सी है। सरकार द्वारा किसी वस्तु या अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम तथा न्यूनतम मजदूरी विधान शामिल है इसमें। तो इस तरह से आपका टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 4 टेस्ट सीरीज का। अगला हम करेंगे 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।